सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कानूनी और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। नए कानून में वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने, उसे रोकने या उसका अपमान करने को दंडनीय बताया गया है। इसके बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धार्मिक विश्वास के कारण वंदे मातरम नहीं गाता तो क्या एक कानूनन अपराध माना जाएगा। इस संदर्भ में वर्ष 1986 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार माना जाता है। बीजू एम्यूनल बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान ना गाना और राष्ट्रगान का अपमान करना दो अलग अलग बातें हैं। ये मामला 3 स्कूली बच्चों से जुड़ा था जो अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाते थे। हालांकि राष्ट्रगान के दौरान वो सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे, किसी तरह का व्यवधान या विरोध नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब माना था कि ऐसी स्थिति में उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ परिस्थितियों में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। अब नए कानून के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। कानून का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान की रक्षा करना है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है, दूसरों को गाने से रोकता है या उसका अपमान करता है या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि केवल गीत में भाग ना लेना और उसका अपमान करना समान बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक धार्मिक विश्वास के कारण स्वयं गीत नहीं गाता है लेकिन कार्यक्रम के दौरान सम्मान बनाए रखता है और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालता है, बाधा नहीं डालता है, तो 1986 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्थापित सिद्धांत इस बहस में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि संसद द्वारा पारित नया कानून मुख्य रूप से राष्ट्रीय गीत के अपमान और उनके गायन में बाधा दंडनीय बनाता है। किसी विशेष परिस्थितियों में इस कानून की व्याख्या कैसे होगी, इसका अंतिम निर्णय संबंधी तथ्यों और न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करेगा। ऐसे में वंदे मातरम को लेकर मौजूदा कानूनी स्थिति में एक बात तो स्पष्ट है, सम्मान और अपमान के बीच का अंतर तथा पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सम्मान के बीच संतुलन का प्रश्न आगे भी न्यायिक विमर्श का विषय बन सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? 1986 के इस फैसले को प्रासंगिक रखकर अब नए फैसले को भी आधार बताया जा रहा है, जहां ऐसे में अगर आप किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अगर आप अपमान नहीं कर रहे हैं तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से नहीं होगा। वहीं देश में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह की प्रथा को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानूनी सुधारों की मांग की गई है। ये याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन की ओर से दायर की गई थी। उनके साथ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी कि BMMA के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने भी इस याचिका का समर्थन किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष 4 प्रमुख मांगे रखी गई थी। ऐसे में इन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की पहली मांग है कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि व्यवस्था महिलाओं के साथ असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है तथा उनके वैवाहिक और सामाजिक अधिकारों को प्रभावित करती है। दूसरी मांग में अदालत ने आग्रह किया था कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 82 के तहत बहुविवाह को अवैध घोषित करने पर विचार किया जाए। ऐसे में तीसरी मांग में बहुविवाह से प्रभावित पहली और दूसरी पत्नी के लिए विशेष सहायता कोष बनाने की अपील की गई थी ताकि उन्हें आर्थिक सहायता और अंतरिम राहत भी उपलब्ध कराई जा सके। वहीं चौथी मांग ये थी कि मुस्लिम विवाह और तलाक का भी हिंदू विवाह की तरह अनिवार्य वैधानिक रजिस्ट्रेशन किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे महिलाओं के भरण पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति और आवास जैसे अधिकारों की बेहतर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र का पक्ष सामने आने के बाद मामले की अगली सुनवाई भी आगे की जाएगी और इसको लेकर भी कानूनी प्रक्रिया आगे तय की जाएगी।
इस बीच हाल ही में मामले में केरल हाईकोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो वो मल्टीपल मैरिज यानी बहुविवाह का सहारा नहीं ले सकता है। हालांकि ये टिप्पणी एक अलग मामले में की गई थी, उसका इस याचिका पर प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं है। अब देश की नजर सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर टिकी है कि मामला केवल मल्टीपल मैरिज यानी बहुविवाह की प्रथा तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, वैवाहिक सुरक्षा और समानता से जुड़ा व्यापक कानूनी प्रश्नों को सामने लाता है। आने वाले समय में केंद्र सरकार का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई इस विषय की दिशा आगे तय करेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और जवाब आने के बाद ही आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं और बीमा दावों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी सड़क हादसे के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो बीमा कंपनी को अंतिम रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पे एंड रिकवर यानी पहले भुगतान करो फिर वाहन मालिक और चालक से राशि वसूलो का सिद्धांत लागू किया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के पीठ ने यह फैसला 14 अक्टूबर 2009 को हरियाणा के पानीपत में हुए एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में दिया था। इस दुर्घटना में एक 2 पहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ था। ऐसे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण यानी MSTA ने पीड़ित को लगभग 86,96,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन यह भी माना गया था कि हादसे के समय चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए मुआवजा बढ़ाकर करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए कर दिया था और बीमा कंपनी को भुगतान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया था। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग में एक पत्र पर भरोसा किया था जिसमें तकनीकी कारणों से लाइसेंस रिकॉर्ड खोने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि केवल मौखिक दावे या बिना प्रमाण वाले पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता। चालक के पास दुर्घटना के समय वैध लाइसेंस तथा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित किया जाना चाहिए। यदि रिकॉर्ड नष्ट होने का दावा किया जाता है तो उसके भी पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चालक का लाइसेंस वर्ष 2007 में समाप्त हो गया था और उसका नवीनीकरण वर्ष 2010 में कराया गया। ऐसे में इस बीच की अवधि को वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी दोहराया कि वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वो वाहन चलाने के वक्त व्यक्ति के लाइसेंस की वैधता की जांच करे। ऐसा नहीं करने पर बड़ी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। हालांकि पीड़ित को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पे एंड रिकवर का सिद्धांत लागू किया। इसके तहत बीमा कंपनी पहले मुआवजा देगी ताकि पीड़ित को लंबा इंतजार न करना पड़े, लेकिन बाद में पूरी राशि वाहन मालिक और चालक से भी वसूल सकेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और साथ ही राज्य सरकारों को सलाह दी कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को आसान बनाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, ड्राइविंग स्कूलों को बेहतर ढंग से विनियमित किया जाए और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा और आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों और सड़क सुरक्षा के से जुड़े कई जोखिमों को कम किया जा सके। तो ऐसे में पे एंड रिकवर का यह सिद्धांत लागू किया जा सके, जहां बीमा कंपनियों को तो इससे बड़ी राहत मिली है। वहीं राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सितंबर 2026 में प्रस्तावित निकाय चुनावों की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर अटकी चुनावी प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है। राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद स्वतः शासन विभाग ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों की नगर पालिकाओं और नगर निकायों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है। माना जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में फिलहाल कुल 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव प्रस्तावित है। इनमें से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो पाएगी और उम्मीदवार अपने अपने वार्ड के हिसाब से रणनीति तैयार कर सकेंगे। वार्डों का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से तय किया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण इसी प्रक्रिया के जरिए होगा। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के तहत जिला कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक नगरीय निकाय में तय संख्या के आधार पर आरक्षण लागू होगा और उसी अनुसार लॉटरी निकाली जाएगी।
हाईकोर्ट में पेश किए गए प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 17 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। इसके बाद 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की संभावना है। 27 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है। 29 अगस्त नामांकन पत्रों की जांच और 31 अगस्त नाम वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। वहीं 1 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 6 और 9 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं। 11 सितंबर को मतगणना कर परिणाम भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही राजस्थान में स्थानीय राजनीति का रंग और गहरा होने वाला है। राजनीतिक दल टिकट वितरण की कवायद तेज करेंगे और संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे। अब नजर सिर्फ इस बात पर है कि आरक्षण की लॉटरी किन वार्डों का समीकरण बदलती है और सितंबर में चुनावी रण में कौन कौन से नए चेहरे मैदान में उतरते हैं। जहां राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल ये कवायद तेज होती नजर आ रही है। 309 निकायों में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र से पहले प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये पहले ऐसी सरकार है जो सदन चलाने से डरती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। टीकाराम जूली ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तब राजस्थान की जनता के हितों से जुड़े फैसले लिए जाते हैं और जन समस्याओं पर सरकार से जवाब भी मांगा जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार सदन की कार्रवाई से हमेशा बचती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले और अधिक से अधिक समय तक चले ताकि जनता के हर महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में युवाओं और छात्रों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं। रोजगार है, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल है, कई संतोष है लोगों में। जहां इसके अलावा शहरों और कस्बों में सड़कें, नालों की सफाई, पेयजल, वृक्षारोपण, नए विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचना जैसे कई अनेक विषय हैं, लेकिन इन पर सरकार को जवाब देना होगा। जूली ने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाएगा और सरकार से समाधान की मांग करेगा। उनका यह भी कहना है कि जनता समाधान चाहती है। विधानसभा सत्र का सबसे बड़ा उसका उद्देश्य होना चाहिए। जहां आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में कामकाज और उपलब्धियों को सदन में रखने की तैयारी तो कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी रणनीति बना रहा है। अब सभी की नजर विधानसभा सत्र पर है, जहां बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, कानून व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना बनी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सदन में सरकार विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देती है और जनता से जुड़े कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या ठोस फैसले उसको लेकर सामने आते हैं। देखिए, सदन जब चलता है राजस्थान की जनता के काम होते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो सदन चलाने से डरती है। अभी भी क्योंकि मजबूरी है, 6 महीने में सदन चलना जरूरी है, इसलिए सत्र जो है आया है। नहीं तो लास्ट टाइम आप देखोगे चलते हुए सत्र के अंदर अचानक उसको सदन की बैठकें 2-4 दिन और चल सकती थी, प्रोग्राम तय था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहना कि हमारे पास बिजनेस नहीं है और ये चले गए। और जो कानून है खेजड़ी का, वो कानून उस समय आना था लेकिन नहीं आ पाया। रही बात इस सत्र की, काफ़ी इश्यूज हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, प्रसूताओं का इशू है, मेडिकल का इशू है, सड़कों की सफाई की, नालों की, वृक्षारोपण की, नए डेवलपमेंट की, जनता की स्कीमों का लाभ नहीं मिलने की, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं आज जो जनता के सामने हैं। बेरोजगारों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो हम चाहेंगे कि रोज़ाना डिस्कस हों और उन पे सरकार अपनी इच्छा शक्ति लागू करके और उनका निराकरण करे। और ऐसे ही गोल गोल घुमाना है जब, तो फिर मैं समझता हूँ जैसे अब तक घुमाते आए हैं ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर एक सार्थक चर्चा होती है सदन के अंदर, पक्ष विपक्ष मिलकर कोई बात करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं और उसमें कोई हल अच्छा निकलता है, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा हमारे प्रदेश की जनता का होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा सदन चले और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे